हाय गाइस, वेलकम टू अभ्यस क्लासेस। आई एम योर एडुकेटर प्रतीक मोरवाल। सेशन में हम बात करेंगे साउथ एशिया में हुए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में, जो कि है बांग्लादेश का इलेक्शन। ये इलेक्शन रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अपने आप में एक जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। इंडिया 4096 किलोमीटर का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अभी जो बांग्लादेश के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वही डिसाइड करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आने वाले समय में किस दिशा की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि 2024 से अभी तक की अगर हम बात करें, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं। इसका कारण रहा है 2024 में जो बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट्स हुआ था, उसकी वजह से वहाँ की जो तब की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको भाग के भारत आना पड़ा था और यहाँ पे शरण लेनी पड़ी थी। तब वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है जिसको हेड करते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया ही रहे हैं तब से लेके अभी तक। बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं, वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हुआ है। और सबसे बड़ा इशू जो कि बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज पे जो एट्रोसिटीज हो रही है, वहाँ पे किलिंग हो रही है, वहाँ के जो लैंड एंक्रोचमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को लेके इंडिया ने हमेशा से आवाज उठाई है। और बांग्लादेश का इस पर स्टांस रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा इंटरनल इशू है, हम इससे अपने आप निपट लेंगे। और इंडिया ने हमेशा इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया है और बोला है कि आप हिंदूज के साथ गलत कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो रिजल्ट आए हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को नई तरीके से शेप करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज। अ डिसिसिव मैंडेट तारिकुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये बीएनपी पार्टी से हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये 299 सीटों में से इस पार्टी ने 212 सीटों पर विजय प्राप्त की है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है वो है इस्लामिस्ट पार्टी, जिसका नाम है जमात ए इस्लामी। ये पार्टी किस प्रकार से इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इस बात की चर्चा भी हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट रहेगी उसमें जो पार्टीज है उसका इंडिया के प्रति रुख क्या रहेगा। तो ये बांग्लादेश की पार्टीज हैं जिन्होंने 2026 के इलेक्शन में अपने आप को विजयी घोषित कराया है। सबसे पहली तो है बीएनपी। बीएनपी पार्टी जिसने 212 सीटें जीती है और इसी के तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये 17 साल बाद वापस से बांग्लादेश में आए थे। इसकी हम आइडियोलॉजी समझते हैं बीएनपी पार्टी की। पहली तो है इसकी सेंट्रल राइट है, नेशनलिस्ट है। हिस्टोरिकली ये एंटी इंडिया रहा है, लेकिन जब जब ये सत्ता में रहा है इसने खट्टे मीठे रिश्ते रख के इंडिया के साथ अपने रिलेशन मेंटेन किए ही हैं। ठीक है। दूसरी, जमात। अब जमात का जो सर्च हुआ है, यानी कि जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी, लास्ट इलेक्शन में उनके पास 18 सीट्स थी, अभी उनके पास 68 सीट्स हो गई है। ठीक है। ये क्यों इंडिया के लिए खतरा है? क्योंकि इंडिया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उस बॉर्डर के पास में जितने भी एरिया है बांग्लादेश में, वहां पे इसने जीत हासिल करी है। और ये स्टार्टिंग से ही एंटी इंडिया रहा है। इसलिए इंडिया के लिए ये लैंड पे एक तरीके से सिक्योरिटी का जो बॉर्डर है, वहां पे सिक्योरिटी का खतरा इंडिया के लिए बन के सामने आया है। इसकी जो आइडियोलॉजी है ये इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ये अपोज करती है 1971 के लिबरेशन वॉर को, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था, इंडियन आर्मी ने, और बांग्लादेश के क्रिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। ये उसका क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। ऑफन एक्यूज ऑफ रेडिकलाइजेशन रखते हैं, ये मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखते हैं। इट मीन ये इनडायरेक्टली हमारे लिए थ्रेट ही है। तीसरी बड़ी पार्टी जो कि है जेएनजी पैराडॉक्स, ये वही पार्टी है जिसमें स्टूडेंट लीडर्स ने मूवमेंट चलाया था शेख हसीना के खिलाफ। तब ये काफ़ी फेमस हुए थे, लेकिन फेमस होने का फायदा इनको इलेक्शन में नहीं मिला और ये ओनली 5 सीट को ही गेन कर पाए। ठीक है। ये 5 सीटें ही जीते हैं। लेकिन आप ये समझिए, जो पार्टी है जेएनजी, ये भी इंडिया के अगेंस्ट है। जमात है जो भी एंटी इंडिया है, और जो बीएनपी है, ये 50-50 ही हम बोल सकते हैं कि कभी ये इंडिया के साथ भी काम कर सकती है और मोस्ट ऑफ टाइम ये इंडिया के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है उसमें तो यही लोग बैठेंगे, तो इंडिया के लिए अच्छी बात कैसे हो सकती है? क्यों, वहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं है क्या? नहीं। जो शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया गया। इसलिए वहां पे एक ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं। ठीक है। आप इसको समझिए, जो बांग्लादेश का नया पार्लियामेंट बनेगा उसमें ये जो एमपीज बैठेंगे वो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे। अब हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि
बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है वो किस प्रकार से हुआ है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक बार हम समझते हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम, लिबरेशन वॉर। इसमें इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और उस समय बांग्लादेश एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। सेक्युलर माने कि एक ऐसा देश जो सभी धर्मों को एक्सेप्ट करता है। 1975 में बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 1971 के बाद सत्ता अपने हाथ में ली थी, उनका असेसिनेशन हो जाता है और उसी के आसपास बीएनपी जो पार्टी अभी जीती है उसका फाउंडेशन होता है और उसके जो फाउंडिंग लीडर हैं जियाउर रहमान, उनका राइज होता है। 1991 से 2008 की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं बैटल ऑफ बेगम्स का इरा। इसमें दो महिलाएं आपस में पॉलिटिकल रिफ्ट रखती थी और पावर भी अपने पास रखती थी। पहली थी शेख हसीना, जो कि अवामी लीग से थी, और दूसरी थी खालिदा जिया, जो बीएनपी से थी। ठीक है। 2009 से 2024 का जो शेख हसीना का इरा रहा है वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक गोल्डन इरा साबित हुआ है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लैंड लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुए, बहुत सी चीजें हुई जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जुलाई 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है जिसमें शेख हसीना को अपनी सत्ता से हटा दिया जाता है और वो भाग के कहाँ जाती हैं, इंडिया में आके शरण ले लेती है। 2024 से 2026 में क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसके हेड कौन थे, मोहम्मद यूनुस, वो एंटी इंडिया थे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीएनपी ने जीता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि बीएनपी जिससे हमको आगे आने वाले समय में डील करनी पड़ेगी, इंडिया को डील करनी पड़ेगी, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके मैनिफेस्टो क्या है, वो इंडिया से किस प्रकार से पास्ट का एक्सपीरियंस ले सकता है, कि किस प्रकार से इंडिया से बीएनपी का पास्ट में रिलेशन रहा है। इन सारी चीजों को हमको स्टार्टिंग से बीएनपी के लिए समझना पड़ेगा। बीएनपी को अगर समझेंगे तो ये 1978 की बात है, जब जियाउर रहमान ने, ये हैं जियाउर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को फाउंड किया। 1981 की बात है, इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। इसके बाद इनकी पत्नी खालिदा जिया ने इस पार्टी को संभाला और बैटल ऑफ बेगम्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यही थे शेख हसीना के अगेंस्ट में, और अपनी पार्टी को एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाया। इसकी की आइडियोलॉजी क्या है, ये हमेशा बांग्लादेश में अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, ये सॉवरेनिटी को प्रमोट करती है, सेल्फ डिग्निटी को प्रमोट करती है, यानी कि कोई बाहरी देश या बाहरी पावर आके इन इनके डिसीजन में इंटरवेन नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली ये मोर कंजर्वेटिव रही है कंपेरेटिवली। जो शेख हसीना की अवामी लीग थी उससे ज़्यादा ये कंजर्वेटिव पार्टी बन के सामने आई है। इलेक्टोरल अलायंस की बात करें तो पास्ट में जब ये सत्ता में थी, इसने इस्लामिस्ट पार्टी जो जमात की पार्टी है उसको कोalition गवर्नमेंट में साथ में लिया था। ठीक है, इसी वजह से इंडिया का एक पास्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है। आइए समझते हैं, जब ये पावर में थी तो उसने क्या किया। 2001 से 2006 में जब बीएनपी और जमात की एक कोalition गवर्नमेंट थी, इंडिया के साथ इसके रिश्ते किस प्रकार के रहे। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप थे, नॉर्थ ईस्ट आप बोले इसको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, ये सारे जितने भी हैं, मेघालय, तो इन पे क्या हुआ, इनके जो इंसर्जेंट ग्रुप थे ये कहाँ से ऑपरेट करते थे, ये बांग्लादेश की धरती से ऑपरेट करते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार इंटेल दिया है और बोला है कि इन पे क्रैकडाउन कीजिए। 2001 से 2006 के समय की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उस समय की जो बीएनपी और जमात की कोalition गवर्नमेंट थी उन्होंने बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दिया। सिक्योरिटी कॉपरेशन भी काफी वीक थी उस समय पे। एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गए थे इस समय, 2001 से 2006 के समय। इस समय कौन था, बीएनपी और जमात की गवर्नमेंट थी। और ये पीरियड एक इंडियन गवर्नमेंट में या फिर इंडिया में एक काफी ज्यादा मिसट्रस्ट का भावना लेके आता है, क्योंकि अब जब बीएनपी वापस सत्ता में आएगा तो इंडिया का बीएनपी के ट्रस्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये एक क्लासिक एग्जांपल है क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी का, जो अफेक्ट करता है बायलैटरल डिप्लोमेसी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2008 से 2024 का जो शेख हसीना का इरा रहा है, वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण गोल्डन इरा साबित हुआ है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें स्ट्रॉन्ग काउंटर टेरर कॉपरेशन हुआ। ठीक है, ना इंडिया ने ना बांग्लादेश ने, दोनों ने ही टेररिज्म को सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया और हमेशा क्रैकडाउन किया है, चाहे हमारे इंसर्जेंट ग्रुप बांग्लादेश से ऑपरेट करते हो। जब भी हमने इंटेल दिया, बांग्लादेश ने कॉपरेट किया, उन पर क्रैकडाउन किया। ठीक है, इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, कई ज़्यादा ट्रेड डील्स हुई, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किए, इस वजह से
बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो भी आगे बढ़ा, उनकी जीडीपी आगे बढ़ी और एक समय पे फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी भी हो रही थी, ठीक है? मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाद में ये भी डिस्क्राइब किया है कि ये जो 2008 से 2024 का समय है, ये एक सोनाली अध्याय है, यानी कि गोल्डन चैप्टर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 के बाद क्या होता है। 2024 में वही मैसिव प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स का और शेख हसीना को पावर से हटा दिया जाता है और वो भारत में आ जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए जब शेख हसीना भारत में आ गई है और बांग्लादेश से हट गई है, उसके रिजल्ट क्या हुए? सबसे पहले तो आवामी लीग को बैन कर दिया गया चुनाव लड़ने से, ठीक है? हमने पढ़ लिया ये। हसीना टुक रिफ्यूज इन इंडिया, शेख हसीना को इंडिया में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है। पॉलिटिकल वैक्यूम इमर्ज, एंटरिम गवर्नमेंट ही चली है 2 साल जो कि पूरी एंटी इंडिया रही है और इंडिया के अगेंस्ट में उसने काम किया है। बीएनपी एंड जमात गेन फुल पॉलिटिकल, जब वहां पे आवामी लीग रही नहीं तो बीएनपी ने देखो कितनी ज्यादा सीटें गेन की है, साथ ही साथ जमात की भी जो नंबर ऑफ सीट से अब बढ़ गए हैं, लास्ट चुनाव से 18 से कितना हो गया है, 68 हो गया है। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर रीजनल जियो पॉलिटिक्स। यस, अब जब किसी देश में सत्ता में परिवर्तन होता है काफी लंबे समय के बाद, तो उस देश का आसपास के देशों के साथ जो जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है या जियो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो बीएनपी और जमात है उनका मैनिफेस्टो में फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, फॉरेन पॉलिसी में इंडिया भी शामिल रहेगा। बीएनपी तो बोलता है बांग्लादेश बिफोर ऑल, सबसे पहले हमारे लिए बांग्लादेश है। आप हमारे फ्रेंड बन सकते हैं लेकिन हमारे मास्टर नहीं बन सकते, यानी कि आप हम पे हमारे इंटरनल इश्यूज में इंटरवेन नहीं कर सकते। नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया को अलग से मेंशन नहीं किया है। नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल रहा है इनका। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है? जब यहाँ पे बीएनपी का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रहेगी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, इट मीन मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान भी रहेगा। गॉट इट? नेक्स्ट हम जमात की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक इस्लामिस्ट जो पॉलिटिकल ग्रुप है, ये फ्रेंडली रिलेशन रखता है इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, लेकिन ये दिखाने के लिए लगता है क्योंकि इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं रखता है, इंडिया में भी काफी ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है? इस वजह से ये एक अच्छे रिलेशन तो रखता है, लेकिन ये क्या करता है, एम्फेसिस करता है मुस्लिम वर्ल्ड की डिप्लोमेसी पर। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी में अपने मैनिफेस्टो में कहीं पे भी पाकिस्तान से अलग से मेंशन नहीं किया, जबकि बात करें 2024 से अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन काफी अच्छे बने हैं, पीपल टू पीपल टाइज ज्यादा बढ़ा है। हमें अब ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में जब तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और इंडिया के साथ डील करेंगे, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो चैलेंजेस बन के सामने आ रहे हैं, उनको किस तरीके से रिजोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इश्यूज और चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। सबसे पहला है जमात का फैक्टर, हमने देख ही लिया जमात क्या करता है, एंटी इंडिया है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बॉर्डर है उस पे ये आसपास ही अपनी सीटें जीता है और एंटी इंडिया सेंटीमेंट अपने चलाता रहता है और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए पाकिस्तान का एक तरीके से प्रॉक्सी लगा के काम करता है, ठीक है? प्रॉक्सी बन के सामने आया है, इसलिए जमात एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इंडिया इससे किस प्रकार से डील करता है ये देखना होगा। दूसरा, शेख हसीना की प्रेजेंस इन इंडिया, अब इससे क्या दिक्कत है? इसके लिए आपको समझना होगा कि बांग्लादेश की जो कोर्ट है उन्होंने शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने भी बोला था कि हमें शेख हसीना वापस दे दीजिए तब जाके हम आपसे रिलेशन अच्छे रखेंगे, इंडिया ने देने से बिल्कुल मना कर दिया। अब जब बीएनपी वहां पे सत्ता में आई है तो वहां के जो सिटीजन्स हैं, जो लोकल पार्टीज है, उनका भी तो प्रेशर होगा बीएनपी पे कि आप इंडिया से शेख हसीना की मांग कीजिए, हम उसको फांसी की सजा देंगे। लेकिन देखते हैं इंडिया किस प्रकार से डील करता है, शेख हसीना को बांग्लादेश के दे देता है या किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली डील करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइना पाकिस्तान का एक्सिस। आपको पता है चाइना और पाकिस्तान से इंडिया की सॉवरेनिटी को बात करें या फिर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी, सबको खतरा रहता है, ठीक है? चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना ने बांग्लादेश में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो बीएनपी गवर्नमेंट है चाइना को थोड़ा सपोर्ट करेगी, ठीक है? और पाकिस्तान से तो हालिया दिनों में जो पीपल टू पीपल टाइज हुआ है, 1971 की जो लिबरेशन वॉर है उसको एकदम रिफ्यूज कर दिया है मानने से बांग्लादेश ने। इसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन अच्छे हुए हैं। अब रिलेशन अच्छे हुए हैं तो
पीपल टू पीपल टाइज भी आगे बढ़ा है। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में भी रहेगी। इस वजह से इनका जो एक्सिस है चाइना और पाकिस्तान का, ये इंडिया के लिए खतरा है, एक चैलेंज बन के सामने आया है। देखते हैं इंडिया इसके किस प्रकार से डील करेगा। पीपल टू पीपल टाइज, पहले बांग्लादेश से इंडिया में मेडिकल वीजा लेके लोग आते थे, टूरिज्म वीजा लेके आते थे, मल्टीपल एंट्री वीजा लेके आते थे, लेकिन हालिया कुछ दिनों में ये चीजें बंद हुई है। आपने देखा होगा या फिर हालिया में सुना होगा, आईपीएल जो हमारे इंडिया में होता है, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने ऑक्शन में एक बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को परचेज किया था। ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज हो रही है, उनकी किलिंग हो रही है, उसको देखते हुए इंडिया के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे, और आईपीएल ने ये निर्देश किया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स को कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए। अब जब उसको रिलीज किया तो बांग्लादेश की ईगो पे बात लगी कि हमारे प्लेयर को कैसे आप अ, हटा सकते हैं। आपको कमाना भी इंडिया से है, आपको एंटी इंडिया भी बनना है। इसलिए क्या होता है, अभी जो 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, ठीक है, उसको होस्ट इंडिया ही कर रहा है। उसमें बांग्लादेश की टीम को भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। काफी ज्यादा रिफ्ट हुए, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट दिखाया बांग्लादेश को, क्योंकि इनके रिलेशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी पीपल टू पीपल टाइज बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अच्छा नहीं रहा है। इकोनॉमिक शिफ्ट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इंडिया से भी बड़ी है। ठीक है, अब जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिफ्ट स्टार्ट हो ही गया है, तो इंडिया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश से आगे बढ़ाना चाहता है, और हमेशा इंडिया चाहता भी है कि इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करे। होता क्या है, 2000 मतलब 2024 से पहले, जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जो यान आता था कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडियन यान आता था बांग्लादेश में। इसकी वजह से इंडिया को क्या होता था, 14 बिलियन का ट्रेड, $14 बिलियन का ट्रेड होता था। ठीक है, सरप्लस में होता था ये बांग्लादेश के साथ। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडियन यान खरीदने से मना कर दिया, और ये शिफ्ट किस पे हो गए, ये यूएसए की यान ले रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें यूएसए ने इंडिया पे जो इसका 50% का टैरिफ था, उसको घटा के कितना कर दिया, 18%। यानी कि कोई शर्ट अगर इंडिया में 100 रुपए की बन रही है, तो वो यूएसए में कितने की बिकेगी, 118 रुपए की। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस पर थ्रेट हुआ बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि अब इंडिया का भी मार्केट मिल जाएगा यूएसए में या फिर अदर यूरोपियन कंट्री में। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने बांग्लादेश से आके बात करी कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यूएसए के बांग्लादेश कहता हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो यूएसए ने बोला कि ठीक है, हम आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, यूएसए में जो आपका मार्केट रहेगा उस पर 0% का टैरिफ लगा देते हैं। आप कोई शर्ट 100 रुपए की बनाओगे, तो हम आपको यूएसए में 100 रुपए की ही बेचने को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, यूएसए ने गेम खेल दिया, यान आपको पूरा हमसे ही खरीदना पड़ेगा, आपको यूएसए का यान ही खरीदना पड़ेगा, चाहे हम उसको महंगा दें या सस्ता दें। और इंटरिम गवर्नमेंट इस बात पे भी एग्री कर चुकी है, और इस चीज को आगे बढ़ा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन था इंडिया और अ, बांग्लादेश के बीच में, वो भी अभी ठंडे बस्ते में जा चुका है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली 4096 किलोमीटर का जहाँ पे बॉर्डर होगा दो कंट्रीज के बीच में, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पे प्रॉपर फेंसिंग कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा इस पे मना किया है। हालिया जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अपना एक मैप जारी किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के सारे स्टेट्स आते हैं, इस पे अपना अ, अधिकार बताया है। इन्होंने बताया है कि ये सारे स्टेट तो हमारे हैं। ठीक है, एक तो ये इशू हो गया, साथ ही साथ कहीं माइग्रेशन भी होता है, जो कि इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल और असम में आ जाते हैं, जिससे पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। साथ ही साथ कहीं ज़्यादा टेररिज्म जो पाकिस्तान से प्रमोट होता है, वो बांग्लादेश के रास्ते अब इंडिया में भी आने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण इशू, बांग्लादेश में एक एलिगेशन है इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अगेंस्ट, कि बीएसएफ बांग्लादेश के लोगों को बॉर्डर पे मार देता है, किलिंग कर देता है, जबकि वो निर्दोष होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। तो
ये एक तरीके का पॉलिटिकल इशू है जो कि बीएनपी के सामने आएगा। बीएनपी ने बोला है कि हम इसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, यानी कि बीएसएफ के अगेंस्ट। ठीक है, ये दो दो से तीन इशू हैं जो इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी के मद्देनजर सामने आते हैं इंडिया के सामने, और इंडिया इसको किस प्रकार से सुलझाता है ये देखते हैं। सबसे बड़ा इशू जो कि है हिंदू माइनॉरिटी वाला। आपने देखा होगा 2024 के बाद से, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से गई है, हिंदू माइनॉरिटीज पे काफी ज्यादा चाहे बात करें हम, किलिंग हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है। 2900 से ज्यादा इंसिडेंट ऐसे सामने आए हैं। ठीक है, दीपू चंद्र दास, दीपू चंद्र दास, आपने पढ़ा ही होगा कि इस पे एक एलिगेशन था कि इसने इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया है और इसी वजह से इसको खुलेआम कत्ल कर दिया गया। चुनाव के 5 दिन पहले एक 62 वर्षीय बिजनेसमैन को भी, जो हिंदू था, उसकी भी हत्या कर दी गई है। तो इस प्रकार से वहाँ पे हिंदूज पे एट्रोसिटीज हो रही है। इंडिया का हमेशा से स्टांस रहा है कि माइनॉरिटीज को सेव करना है। इंडिया में भी माइनॉरिटीज काफी अच्छे से रहती है, और हिंदू माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए इंडिया अपना स्टांस रखेगा। और बीएनपी से किस प्रकार से बात करता है ये देखने लायक होगा कि जो वहाँ की हिंदू या फिर अदर माइनॉरिटीज है उनको किस प्रकार से इंडिया सेव कर सकता है। नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं हम, वाटर शेयरिंग का जो डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इंडिया बांग्लादेश 54 रिवर्स का पानी शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन एक रिवर है तीस्ता रिवर, इसको लेके बांग्लादेश और इंडिया के बीच में इशू क्रिएट होता है। एक तीस्ता रिवर को लेके प्लान बनाया गया था जिस बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें चाइना भी शामिल था। ठीक है, अब चाइना इसलिए शामिल था क्योंकि ये जो प्लान दिया गया उसकी वजह से चाइना इंडिया के सिलगुड़ी कॉरिडोर, सिलगुड़ी कॉरिडोर क्या है, एक जगह का नाम है, उससे इंडिया किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कनेक्ट करता है इंडिया के। अगर ये सिलगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक कट जाए तो इंडिया का पूरा कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कट जाएगा, और चाइना हमेशा से यही चाहता है। और इसलिए बांग्लादेश को चाइना ने बोला था कि आप हमारे साथ आइए और एक प्लान बनाइए, और इसी प्लान को इंडिया के पास लेके गया। इंडिया ने इसको बिल्कुल सरे से नकार दिया कि हम इस प्लान को नहीं लेंगे, क्योंकि आप ये चाइना बैक तीस्ता रिवर का मास्टर प्लान हमारे साथ पास लेके आ रहे हैं, और इस वजह से हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो हो गया तीस्ता रिवर वाला। एक और एडिशनली जो क्या है, 1996 का जो गंगा वाटर ट्रीटी है, अभी ये रिन्यू होने के लिए पेंडिंग में पड़ी हुई है। ठीक है, तो रिन्यू करा जाता था जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, अभी ये ठंडे बस्ते में जा चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अगर इंडिया और बांग्लादेश के ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो हमने काफी बार देख लिया इस सेशन में, 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश। कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स में शामिल है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। वेस्ट बंगाल सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट कौन सा है, वही देखिए आप, सिलगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहते हैं, कनेक्ट करता है मैनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हमने सारी चीजें जान ली है कि किस प्रकार से बीएनपी गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश के इलेक्शन में, और तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जमात की जो गौर जमात के जो पार्टी है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करेगी, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम इस सेशन में कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट हम इसका आज का रेप ऑफ दिस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग initiatives has significantly enhanced coastal shipping and trade connectivity between India and Bangladesh? Options are BBIN Motor Vehicle Agreement, Option B Sagar Doctrine, Option C Protocol on Inland Water Transit and Trade, Option D BIMSTEC Coastal Agreement. These are the options. Please आंसर कीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके कोई व्यूज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, किस प्रकार से इंडिया को आगे अपनी डिप्लोमेसी शेप करनी चाहिए बांग्लादेश के साथ, या फिर बांग्लादेश से किस प्रकार से हम इशू रिजोल्व कर सकते हैं, आप अपने व्यूज इसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस्त क्लासेस।